जो केपलर का थर्ड लॉ है उसको हम लॉज ऑफ पीरियड्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो केपलर का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड अबाउट द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब टी स्क्वायर इज डायरेक्टली इक्वल टू ए क्यूब। अगर हम शॉर्ट में कहें तो टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए क्यूब के। तो ए होता है हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ। तो इसको हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बात की थी कि सन के अराउंड जो है प्लेनेट मूव करता है, तो प्लेनेट जैसे यहाँ से चला और इसने इस तरह से एक पूरा चक्कर लगाया, दोबारा से यहाँ पे पहुँचा, तो इसको हम वन रोटेशन बोलेंगे। तो वन रोटेशन या वन रिवोल्यूशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो जैसे अर्थ सन के अराउंड पूरा चक्कर लगाने में 1 साल लेती है, मतलब 365 डेज लेती है, तो इसलिए टाइम पीरियड हमारे पास यहाँ पे अर्थ का 365 डेज है। उसी तरह से किसी भी प्लेनेट का टाइम पीरियड डिफरेंट हो सकता है, और वो टाइम पीरियड डिपेंड करता है कि ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है। जितना बड़ा इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा उतना ही ज़्यादा प्लेनेट को मूव करने के लिए टाइम लगेगा। तो इसलिए अर्थ का तो टाइम पीरियड 365 डेज होता है सन के अराउंड मूव करने का, एक चक्कर लगाने में टाइम जितना लगता है। लेकिन किसी दूसरे प्लेनेट का हमारे पास जो डिफरेंट यहाँ पे हो सकता है, तो इसलिए जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली इक्वल टू ए क्यूब। तो ए क्यूब, तो ये जो है केपलर का थर्ड लॉ बोलता है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। तो इसको हम यहाँ पे प्रूव भी करेंगे। इसको हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जो केपलर का सेकंड लॉ है उसमें हमने फाइंड आउट किया है कि डी ए बाई डी टी एल बाई टू म्यू के बराबर होता है। तो एरियल वेलोसिटी जो है एल बाई टू म्यू होती है, जो कि कांस्टेंट होती है। और अगर हम एलिप्स के केस में बात करें तो एलिप्स का एरिया अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हमारे पास फार्मूला होता है एलिप्स के एरिया का पाई ए बी। एलिप्स का जो एरिया होता है वो पाई ए बी होता है। ए एलिप्स की सेमी मेजर एक्सिस होती है और बी हमारे पास जो है एलिप्स की सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ होती है। तो इस एलिप्स का एरिया पाई ए बी होता है। तो अगर हमने टाइम निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम होता है वैसे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। लेकिन अगर हम एरिया के केस में बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द एलिप्स डिवाइडेड बाय एरियल वेलोसिटी। तो एरिया ऑफ द एलिप्स हमारे पास पाई ए बी होता है और एरियल वेलोसिटी होती है एल बाई टू म्यू। तो बी की वैल्यू और ए की वैल्यू में हमारे पास ये रिलेशन होता है जो कि हम एलिप्स के केस में पढ़ते हैं मैथ में। तो बी और ए के बीच में हमारे पास ये रिलेशन होता है बी इक्वल टू ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। तो एप्सिलॉन और एनर्जी का रिलेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो उस एप्सिलॉन की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो बी की वैल्यू होगी ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एप्सिलॉन, तो वो होता है 2EL बाई म्यू के स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो इसलिए बी की वैल्यू ये हमारे पास बनेगी, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -2EL स्क्वायर बाई म्यू के स्क्वायर हमारे पास बनेगा। लेकिन न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हमने ई की वैल्यू भी निकाली हुई है। ई की वैल्यू -k बाई 2a हमारे पास होती है। तो इसलिए ई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो जब हम ई की वैल्यू -2k बाई 2a पुट करेंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास माइनस और माइनस हमारे पास जो प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस ऑलरेडी है, और ई हमारे पास जो है -k बाई 2a है, तो -k बाई 2a। तो k एक के यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा
तो ए हमारे पास यहाँ पे एल स्क्वायर बाई म्यू के ही बचेगा। अब ए को हम अंडरूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडरूट ए लिख सकते हैं। ये जो सिंगल ए है, ए को हम अंडरूट ए लिख सकते हैं। जैसे 2 होता है अंडरूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडरूट 2। तो एक अंडरूट ए, इस ब्रैकेट के अंदर एक अंडरूट ए है, उससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ म्यू के ही बचेगा और एक ही रह जाएगा यहाँ पे आपका ए रेज पावर 1 अंडरूट 2, जिसको हम अंडरूट ए बोलते हैं। तो जब हम t की वैल्यू में ये b की वैल्यू पुट करेंगे, t होता है पाई ए बी, जो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया। t क्या है? पाई ए बी डिवाइडेड बाय एल बाई 2। तो पाई ए बी की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे फाइंड की, ये आ गई b की वैल्यू। तो t क्या हुआ? पाई ए बी, b आ गया ये वाला, और डिवाइडेड बाय एल बाई 2 म्यू। तो ए रेज पावर 1, ए रेज पावर 1 बाई 2, एक टर्न हो गया ए रेज पावर 3 बाई 2, तो पाई ए रेज पावर 3 बाई 2। और ये जो एल बाई 2 म्यू है, ये बिना अनरूट के है, लेकिन अगर हमने इसको अनरूट की फॉर्म में लिखना है तो हम इसका अनरूट लें अगर, तो इसको हम एल स्क्वायर करना पड़ेगा, इसको हमें 4 करना पड़ेगा, इसको हमें म्यू स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब हम ऐसा करते हैं तो इस अनरूट के साथ हम उस अनरूट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो बन जाएगा एल स्क्वायर। तो यहाँ भी एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एल स्क्वायर का अनरूट है, ये भी एल स्क्वायर का अनरूट बनेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ये हमारे पास यहाँ पे 4 बनेगा, लेकिन ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास ये म्यू स्क्वायर होगा, तो ऊपर म्यू स्क्वायर आ जाएगा, नीचे म्यू है, तो एक म्यू का स्क्वायर एक म्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे म्यू ही बचेगा। और बटे में हमारे पास जो है सिर्फ के ही बचेगा, क्योंकि एल स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया है। तो हम क्या बोलेंगे? टी आ गया इसके बराबर। तो अगर हम टी का स्क्वायर करें तो ये पे हमारे पास पाई स्क्वायर और ए रेज पावर 3, क्योंकि 3 बाई 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 3, और यहाँ पे बचेगा 4 म्यू डिवाइडेड बाय के, क्योंकि अंडरूट का स्क्वायर के साथ अंडरूट खत्म हो जाता है, तो 4 म्यू बाई के एज इट इज़ यहाँ पे बचेगा, और पाई स्क्वायर यहाँ पे। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? ब्रैकेट में हमने सारी टर्म ले ली ए क्यूब को छोड़ के, तो इसलिए इसको हम कांस्टेंट अगर लें तो ये सारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो है प्रोपोर्शनलिटी साइन से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसलिए टी स्क्वायर इज डायरेक्टली इक्वल टू ए क्यूब। तो इस तरह से हमने केपलर का थर्ड लॉ प्रूव किया कि टाइम पीरियड ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली इक्वल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ये एक न्यूमेरिकल बुक में दिया हुआ है, जिसमें हमने प्रूव करना है कि जो एसेंट्रिसिटी होती है एप्सिलॉन, वो आर मैक्सिमम माइनस आर मिनिमम डिवाइडेड बाय आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम होती है। तो इसको प्रूव करने से पहले हम ये सोचें कि ये चीज़ हमने कहाँ यूज़ की हुई है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमने केपलर के फर्स्ट लॉ में यूज़ की हुई है। तो केपलर के फर्स्ट लॉ में हमने डेरिवेशन कैसे स्टार्ट की थी? हमने बोला था कि कॉनिक की जो जनरल इक्वेशन होती है वो ये वाली होती है, और फिर हमने आर मिनिमम और आर मैक्सिमम निकाले थे वहाँ पे। तो यहाँ तक कि सेम स्टेप वही है, आर मिनिमम की वैल्यू इतनी होती है, आर मैक्सिमम की वैल्यू इतनी होती है। तो जब थीटा 0 होता है तो आर मिनिमम उसको बोलते हैं, जब थीटा जो है 180 होता है तो आर मैक्सिमम हम उसको बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे आर मैक्सिमम से आर मिनिमम को घटाना है, बटे आर मैक्सिमम और आर मिनिमम को ऐड करके डिवाइड करना है। तो जब हम ऐसा करेंगे, जो यहाँ पे दिया हुआ राइट साइड में, तो हमारे पास जो है एप्सिलॉन आ जाएगा। तो इस तरह से हम इजीली जो है इसको, ये क्वेश्चन जो है पेपर में आया हुआ है, तो आप इसको जो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, उसको करने से पहले हम जो है, जो आपके फ़ोन डिवाइस के ऊपर मोबाइल मैप होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो जो मोबाइल मैप होता है, गूगल मैप जिसको हम बोलते हैं, इस गूगल मैप का यूज़ हम लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, लोकेशन शेयर करने के लिए करते हैं, और नेविगेशन सिस्टम के लिए करते हैं। तो जैसे आप कहीं पे खड़े हुए हैं, आप अपनी लोकेशन को पता करना चाहते हैं, तो
आप अपने फ़ोन में लोकेशन देख सकते हैं कि आप कहाँ पे हैं। गूगल मैप जब आप खोलेंगे तो वहाँ पे एक डॉट आ जाता है, तो उस डॉट से आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ पे हैं। गूगल मैप आपकी लोकेशन को बता देता है। और दूसरा यूज़ हम लोकेशन शेयरिंग के लिए कर सकते हैं। मतलब कि जैसे आपका कोई दोस्त किसी सिटी में बैठा हुआ है और आप उसको बोलते हैं कि बताओ आप एग्जैक्टली कहाँ पे हो, तो वो आपको लोकेशन शेयर कर देता है, तो आपको पता चल जाता है कि सच में वो वहीं पे है। और गूगल मैप का यूज़ हम नेविगेशन सिस्टम में भी करते हैं। नेविगेशन सिस्टम में मतलब जैसे आपने सिटी में, जैसे दिल्ली में आपने किसी खास जगह जाना है और वहाँ पे कोई दुकान है, कोई फेमस दुकान है, तो आप उसको सर्च करते हैं गूगल में, और फिर आप अपने फ़ोन के मैप को नेविगेशन पे अगर हम डाल देते हैं तो जाते टाइम वो आपको गाइड करता रहेगा कि आप किस किस रास्ते से जाएंगे, किस रास्ते से आपको कम ट्रैफिक मिलेगा, कौन सा रास्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वो जो हमारे पास गूगल मैप है वो आपको नेविगेट करेगा, वो आपको बताएगा कि एग्जैक्टली आपने कौन किस किस रास्ते से जाना है, आपको कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम वहाँ पहुँचने में लगेगा, और कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, कहाँ पे ट्रैफिक कम है, कौन सा रास्ता अच्छा बेटर रहेगा, कौन सा शॉर्ट रहेगा, कौन सा कम टाइम लेगा। तो इस तरह से हमें बेस्ट पॉसिबल जो वे होता है वो गूगल मैप हमें बताता है। लेकिन गूगल मैप को जो चीज़ गाइड कर रही है, गूगल मैप को जो आपका फ़ोन है, आप तो फ़ोन में देख रहे हैं, लेकिन गूगल मैप को जो चीज़ चला रही है वो चीज़ कौन सी है, वो होता है हमारे पास जीपीएस। तो जीपीएस डिवाइस सिस्टम में होनी चाहिए। जैसे आपके फ़ोन में है तो आपके फ़ोन में जीपीएस होता है, और उस जीपीएस की वजह से ही आप लोकेशन देख पाते हैं, लोकेशन शेयर कर पाते हैं, और आप नेविगेट कर पाते हैं। तो आपने देखा होगा कि आपके फ़ोन को जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो उसमें नीचे जीपीएस एनेबल करने का और जीपीएस डिसेबल करने का एक बटन रहता है, मतलब एक आइकन रहती है। उस आइकन को आप जीपीएस को एनेबल भी कर सकते हो, जीपीएस को डिसेबल भी कर देते हो। अगर जीपीएस डिसेबल है तो आपकी लोकेशन को कोई ट्रैक नहीं कर सकता, भले ही आपने लोकेशन शेयर की हो। तो इसलिए जीपीएस का यूज़ जो है लोकेशन शेयर करने में या लोकेशन देखने में या नेविगेशन के लिए यूज़ होता है। जीपीएस की फुल फॉर्म जो है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हमारे पास होती है। तो ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम ही एक तरह से हमें गाइड करता है, हमारे फ़ोन को गाइड करता है, या हमारे पास जो जीपीएस अनेबल्ड डिवाइस है या गूगल मैप है उसको भी ये जीपीएस सिस्टम ही एक तरह से गाइड करता है। तो जीपीएस सिस्टम क्या है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम क्या है, वो हम नेक्स्ट आर्टिकल में पढ़ेंगे।